नमस्कार विद्यार्थियों, आप लोग कैसे हो। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई पर चलते हुए आप विदित है कि हम आपके लिए और जो विद्यार्थी नए हैं उनको बता देते हैं कि हम आरआरबी रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित समस्त भर्ती परीक्षाओं के में से हम आपको 3 भर्ती परीक्षा तैयारी करवा रहे हैं। आपका पहला एनटीपीसी है, फिर आपका ग्रुप डी रहने वाला है और आरपीएफ आपका कांस्टेबल रहने वाला है। तो आपको बता दें, हम एक तीर से 3 शिकार करवा रहे हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते जुड़ जाइएगा। और आपको बता दें जानकारी, आपको हम बिल्कुल मैथ्स भी पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग भी कवर हो रहा है और जीके भी कवर हो रहा है और पीवाईक्यू प्रश्न चल रहे हैं। और हम ध्यान रखें, हम वही प्रश्न कवर करवा रहे हैं टॉप जो एग्जाम में आने वाले हैं या उनसे संबंधित प्रश्न आपको आएगा। अगर आप पढ़ना चाहते पढ़ के लिखिएगा, आपको तीनों कोर्सों मिलेगा। और जल्द ग्रुप डी का आएगा तो हम साइंस अलग से पढ़ाएंगे, ध्यान रखें वीडियो बनाकर। और आप देखना चाहते हैं तो जी आपको रेलवे परीक्षा पीवाईक्यू 2024 सॉरी 25-26 आरपीएफ कांस्टेबल एनटीपीसी ग्रुप डी नाम से अलग से प्ले लिस्ट बना, वहाँ से आपको मिल जाए। चलिए, और हम जीके जीएस का ध्यान रखें, टॉप 20 प्रश्न कवर करवाते हैं। और मैथ्स में हम 10 प्रश्न लेंगे और रीजनिंग 10 प्रश्न लेंगे, ठीक है। और इस प्रकार से मैथ्स का 10 प्रश्नों का वीडियो बनेगा, रीजनिंग का 10 प्रश्नों का और पीवाईक्यू ही सभी प्रश्न मिलने वाले। चलिए दिखाते हैं पहले प्रश्न। अगर आप इस प्रकार से आप प्रश्न देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आपको बता दें, गारंटी देकर आप बताते हैं 80 और 90% आपको बेनिफिट मिलेगा। जी हम आपको कहते हैं, क्योंकि हम न्यू अपडेट एडिशन के हिसाब से पढ़ाई करवा रहे हैं। चिंता ना करें आप लोग। और आरपीएफ एसआई एग्जाम हुआ है, उसी को हम फॉलो करके आपको कांस्टेबल की तैयारी करवा रहे हैं। ध्यान रखें, पहले कांस्टेबल का पता है कि 2 मार्च से चालू होगा, 20 मार्च तक चलेगा एग्जाम। इसके बाद आपको एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम का डेट अभी नहीं आया है, तो तीनों तैयारी एक साथ हो जाएगी, ये बात ना भूलें। चलिए, और लास्ट तक बने रहेगा, 20 के 20 प्रश्न देखिएगा। अगर आपको फायदा नहीं होगा तो बोलिएगा। गोल गुबन किस राज्य में स्थित है, देखिएगा शानदार प्रश्न पूछ रहा है आपको। यहाँ पर हमें कह रहा है गोल गुबंज किस राज्य में स्थित है, आप पता चाहिए। कर्नाटक में, कर्नाटक के बीजापुर में। अगर आप कहेंगे इसको पहली बार पूछा तो हम आपको बता दें कि आपका भ्रम है। इस प्रश्न को कई बार अनेक भर्ती परीक्षाओं में एसएससी, बैंक, रेलवे में पूछा जा चुका है और हम तो रेलवे के भी प्रश्न कवर करवा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न दिखाएंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हम पहले ही बता चुके कंप्यूटर के प्रश्न आएंगे। इससे पहले जितने भी हम वीडियो बना चुके सभी में एक एक प्रश्न मिल ही गया है। देखिएगा, पीएचडी किस प्रकार की कंप्यूटर फाइल का एक्सटेंशन है, याद रखें एडोब फोटोशॉप। इस प्रकार से आपको डीपली कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, इतिहास पढ़ना पड़ेगा, भूगोल पढ़ना पड़ेगा, राजनीति पढ़ना पड़ेगा, खेल पढ़ना पड़ेगा, करंट पर पढ़ना पड़ेगा, स्टडी जीके पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से आपको प्रश्नों को देख देख के समझना है किस टॉपिक से आपको प्रश्न पूछ रहा, समझे। तो पीएचडी क्या है, एडोब फोटोशॉप एक फाइल का एक्सटेंशन, समझे। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने खालिस्तान की अध्यक्षता में परमाणु विकास कार्यक्रम मंजूर दिया। याद रखें आपको, होमो जी भाभा, आपको पता होगा भाभा परमाणु केंद्र आपको पता है, उसी की क्या रखी थी, नींव रखी थी, तो यह मंजूरी दी थी, याद रखेंगे। तो होमी जे भाभा एक आपका परमाणु क्या संस्थान है, जिसे हम परमाणु भाभा संस्थान कहते हैं। भाभा परमाणु संस्थान है कि नहीं। इसकी मंजूरी किसने दी थी, हमारे वर्तमान पीएम श्री, तत्कालीन पीएम की बात कर रहे हैं, उस समय कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ध्यान रखें इस बात को। अगला प्रश्न देखिएगा, अब एक बार साइंस का प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो आप याद रखना है, अंगों की बुनियादी संरचना, जो अंग होते हैं बनावट बिल्कुल सेम होती है और उनका जो विकास होता है वो समान उत्पत्ति होती है, लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। ऐसे अंगों को हम सबजात अंग कहते हैं, समझे। याद रखें विद्यार्थियों, जी आपका साइंस का प्रश्न है, विषमजात और समजात है कि नहीं, याद रखिएगा इस बात को। अच्छा प्रश्न आया है, अंगों की बुनियादी संरचना और उत्पत्ति क्या होती है, दोनों समान होती हैं। जिस प्रकार से उनका संरचना होता है या जहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई है सबके सब समान होंगे, लेकिन कार्य अलग अलग होते हैं। ऐसे अंगों को हम सब समजात अंग कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो याद रखेंगे, इस प्रकार से हमें प्रश्न बता रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी प्रश्न आएगा। तो 1885 की स्थापना हुआ कांग्रेस की और 1838 और 39 में, बहुत शानदार प्रश्न लिखिएगा, 2 साल 38 और 39 में कांग्रेस के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, सुभाष चंद्र बोस। याद रखिए इस बात को। चलिए, और
आपको पता चूँकि 1850 स्थापना हुआ है कांग्रेस का मुंबई महाराष्ट्र में, और किसने किया तो याद रखें A.O. हुम ने। ये बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। हम आपको वही प्रश्न कवर करवा रहे विद्यार्थी एग्जाम आ चुके हैं, ध्यान रखें। श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति किस सामग्री से बनी देखिएगा। अगर आपको बोला जाए कि किस धर्म से संबंधित, याद रखेंगे जैन धर्म से संबंधित है। तो श्रवणबेलगोला में जो एक तो रही बात, ये कर्नाटक पड़ता है, ये अपने आप एक, अगर राज्य पूछे तो क्या बोलेंगे कर्नाटक, राज्य का नाम बोले तो कर्नाटक जैन धर्म से संबंधित स्थल है। और जो मूर्ति बनाया गया वो ग्रेनाइट से बनाया गया, समझे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अंगूर की खेती विटिकल्चर इनमें से किस क्षेत्र की विविधता है। मतलब अधिकांश अंगूर की खेती होती है किस क्षेत्र में होती है, हमें क्षेत्र की बात कर रहा है। तो आज रखेंगे भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में अंगूर की जो खेती होती है सबसे अधिक। क्षेत्र की बात करें तो याद रखेंगे भूमध्य सागरीय क्षेत्र। एक विशिष्ट राज्य का नाम ने पूछा, देश का नाम ने पूछा है, आपको क्या बोल रहा है क्षेत्र, तो याद रखेंगे भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अंगूर की खेती की जाती है। विटिकल्चर याद रखें। अगला देखिए, बहुत शानदार प्रश्न पूछा विद्यार्थियों, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि हुआ कर, याद रखेंगे हर्षवर्धन के। और बाणभट्ट ने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखा, याद रखें, जो किस पर आधारित है, हर्षवर्धन पर, याद रखें, समझे। हर्षवर्धन की पुस्तक का नाम हर्षचरित है, और लिखा किसने, बाणभट्ट ने लिखा है। तो हर्षचरित मतलब समझ रहे हैं राजा हर्षवर्धन के जीवन काल से संबंधित पुस्तक का नाम हर्षचरित, याद रखिएगा। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन हुआ करते थे, बाणभट्ट, याद रखेंगे। और इनकी पुस्तक और कौन है, कादम्बरी। कादम्बरी भी इनकी पुस्तक की रचना का नाम है हर्षवर्धन की। और ध्यान रखेंगे हर्षवर्धन ने 3 नाटक लिखा है। कितने नाटक, 3 नाटक, जो किस भाषा में लिखेंगे, संस्कृत में। तो संस्कृत में हर्षवर्धन 3 नाटक लिखे, याद रखें। इसका भी प्रश्न पूछता है, ध्यान रखें, तो आपको आधार चाहिए, हम आपको बता देते हैं। रत्नागिरी और प्रियदर्शिका, कौन, प्रियदर्शिका। एक नाम क्या है आपको बताना होगा, रत्नावली, और एक है प्रियदर्शिनी। एक और नाम आपका होमवर्क रहेगा, आप लोग कमेंट करेंगे, और नहीं पढ़ना तो मत करें, वरना जब एग्जाम में आ जाएगा ना तब आप सोचोगे कि सर उसमें बता रहे थे, अगर होमवर्क किए होते तो और आध किए होते आपको बन जाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न आया है। जनवरी 2021 तक की बात हो रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में स्थित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों की संख्या कितनी, याद रखें उस समय 38 थी। अब आपको होमवर्क हम देते हैं कि वर्तमान में कितने हो गए हैं। इतना तो कन्फर्म है कि 38 से ज़्यादा, ध्यान रखें। तो आप बताएंगे कि कितने हो चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो अगर एग्जाम में आ जाएगा तो पछताना होगा। और आपको पता है कि हमें जब शायद फर्स्ट वीडियो बना रहे थे तो हमें यूनेस्को का मुख्यालय पूछा था। उसके बाद हमें पूछा था कि ईसा मसीह के जन्म स्थल बेथुलहम को कब हटाया गया है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से, है कि नहीं। तब आपने 2019 बोले थे। उसी प्रकार देख पा रहे हैं आप लोग, अभी तक हमने 1 2 3 4 वीडियो बना चुके हैं। जो तीसरा प्रश्न हो रहा है यूनेस्को का, तो आप समझिएगा टॉपिक यूनेस्को का आएगा, ये बात ना भूलें। तो 38 स्थल हुआ करते 2021 तक भारत के। अब वर्तमान में कितने आपको होमवर्क हम बता चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो एग्जाम आ जाएगा तो पछताना होगा। फिर बोल रहे हैं हम कि सर बता रहे थे उस समय होमवर्क कर लेते तो काश हम नंबर पका सकते। चलिए अगले प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, शानदार है। वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत को प्राप्त FDI कनेक्टिविटी अंतर्गत खालिज का सर्वाधिक हिस्सा इनमें से किस राष्ट्र से प्राप्त हुआ है। तो उस समय का जो करंट अफेयर का प्रश्न था, इस प्रकार से आपको समझ आ गया होगा कि विदेश से संबंधित करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। आधार सिंगापुर देश से संबंधित था, समझे। चलिए अगले प्रश्न आप देख पा रहे हो, ये साइंस का प्रश्न आया है। और आपको पता है ग्रुप डी में तो आपको 25 प्रश्न देगा। तो यहाँ का जो साइंस है ध्यान रखें, ग्रुप डी में काम देने वाला। वैसे तो आप पता है कि हम जी के जी सभी कवर करवा रहे हैं, 20 जी के जी कवर होंगे और आप एग्जाम में 35 प्रश्न आएगा एक शिफ्ट में, समझे। चलिए तो लास्ट तक बने रहिएगा और संबंधित टॉपिक उठा के आपकी पढ़ना जिम्मेदारी है। वक्त नहीं फिलहाल तो, अगर RPF SI की तैयारी कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं तो आपका समय बहुत कम बचा है। और आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो आपका समय ही समय बचा है। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। चलिए, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते, याद रखेंगे 2। हमें 2 प्रति पता होने चाहिए आंसर, समझे। मतलब किसी वंश को बढ़ाने के लिए जो गुणसूत्र होते हैं, कह सकते हो लैंगिक प्रजनन के लिए, तो प्राणियों में समान मतलब क्या होता है, समान गुण
के वंशाणुओं की कितने प्रतिरूप होते हैं? 2, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति TERC का प्रमुख कौन होता है? तो याद रखिए वित्त प्रधानमंत्री ही इसका क्या होगा? प्रमुख या अध्यक्ष रूप होगा। कौन? किसका? व्यापार एवं आर्थिक संबंध समिति का प्रमुख कौन होता है? याद रखेंगे PM। जो भी प्रधानमंत्री होगा वही आपके इसके अध्यक्ष होंगे या मुख्य होंगे। अब आप देख पा रहे होंगे, आपको पता है कि हम बता चुके हैं कि पेपर में जो प्रश्न आपको PDF दे दिखा रहे हैं, जिन PDF को हल करके बता रहे हैं, वहाँ पर आपको सिस्टमेटिक प्रश्न नहीं मिलेंगे, आगे पीछे प्रश्न मिलेंगे, क्योंकि उस समय एग्जाम हुआ करते थे सब मिक्स प्रश्न आया करते थे। अब ऐसा ही एग्जाम हुआ है हाल ही में, उसमें मिक्स प्रश्न नहीं आए हैं। तो कांस्टेबल में मिक्स प्रश्न नहीं आएगा, मैथ्स अलग आएगा, रीडिंग अलग आएगा, जीके अलग है, समझे। चलिए तो आप देख पा रहे हो प्रश्न में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेगर मेंटल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता? तो आपको मेंटल के सिद्धांत पता होनी चाहिए, है कि नहीं। अगर सिद्धांत नहीं पता वंशानुगति का तो आप लोग नहीं छांट पाओगे। तो याद रखें, पृथक्करण का सिद्धांत आता है, प्रभुत्व का सिद्धांत आता है, स्वतंत्र वर्गीकरण सिद्धांत आता है, लेकिन बायोपिक्स का सिद्धांत नहीं आता। याद रखेंगे, इस प्रकार से आपने समझे 3 सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत, प्रभुत्व का सिद्धांत और स्वतंत्र वर्गीकरण सिद्धांत। तीनों सिद्धांत मेंडल के वंशानुगत सिद्धांत अंतर्गत आते हैं, लेकिन बायोपिक्स सिद्धांत नहीं आता। तो बहुत शानदार प्रश्न है, देखिएगा, और अगली बार इससे संबंधित प्रश्न फिर पूछ लेगा, समझे। अगला प्रश्न देखिएगा, UN द्वारा किस दशक को अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामांकित किया गया था? इस प्रकार से आपको पता होगा, एक विशेष वर्षों को विशेष दशक के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार से यूएनओ ने 1981 और 90 के दशक को क्या कहा था? अंतर्राष्ट्रीय पेयजल एवं स्वच्छता दशक के रूप में नामांकित किया। इसी प्रकार से आप समझना होगा, और भी इससे संबंधित प्रश्न आप उठा के आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों? विश्व संबंधित प्रश्न आएगा। अभी बोलने का 2024-25 को किस दशक के रूप में घोषित किया गया है, या जो भी आपको डाटा है उसको पढ़ना पड़ेगा। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है पढ़ने की। अब अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, खालिस्तान ने वर्ष 2023 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय होने का गौरव हासिल किया। याद रखेंगे, अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, इस प्रकार से खेल संबंधित पुरस्कार संबंधित जानकारी भी आप पढ़ना पड़ेगा। तो अंजू बॉबी जॉर्ज हैं जो 2023 के दौरान एथलेटिक्स में IAAF विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी है, समझे। चलिए हम आपको करंट अफेयर के प्रश्न भी दिखा रहे हैं, इतिहास की, मतलब सभी GK के प्रश्न दिखा रहे हैं। आप कहोगे सर टॉप हम टॉप ही तो दिखा रहे हैं, लेकिन टॉप के माध्यम से ये बता रहे हैं हम 20 प्रश्न के माध्यम से कि खेल का प्रश्न भी आ सकता है, इतिहास का भी आएगा, भूगोल का भी आएगा, अर्थशास्त्र का भी आएगा, करंट अफेयर का प्रश्न भी आएगा, कंप्यूटर का प्रश्न भी आएगा, समझे। इस प्रकार किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं वो आपको पिछले साल के प्रश्नों के बाद समझ में आ पाएगा। वरना हम छांट के इतिहास के बता देंगे, भूगोल को बता देंगे, आप कहोगे सर बिल्कुल वही प्रश्न बता रहा है। तो सभी प्रश्नों को देखने से क्या होता है, प्रश्नों का प्रकार समझ में आता है, समझे। इतिहास का प्रश्न वो तो आना ही आना है, लेकिन और अन्य प्रश्नकार प्रश्न आ रहे हैं उनको नहीं बताएंगे तो आप कहोगे जे किस प्रकार प्रश्न आ गए। तो प्रश्नों को देखोगे, समझोगे, तभी समझ पाओगे कि इस प्रकार के भी प्रश्न आ सकते, समझे। 1985 का असम समझौता, 1985 में नई दिल्ली में खालिस्तान और AASU ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के नेताओं के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन था। याद रखेंगे, राजीव गांधी। तो उस समय जो PM थे वर्तमान में आप तत्काल 1985 में, अगर 1985 की बात करें असम समझौता हुआ था, जिसमें तत्कालीन PM राजीव गांधी और असम के ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के जो अध्यक्ष हुए थे उनके बीच क्या हुआ था? समझौता हुआ था। देखिए इस प्रकार प्रश्न पूछा भाई, प्रश्न नहीं दिखाएंगे तो भाई पहली बार पूछ लेगा उस प्रकार का प्रश्न, आप कहोगे ऐसा प्रश्न सर तो आप पढ़ा ही नहीं थे, ऐसा प्रश्न पूछ लिया है कि नहीं। चलिए, तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस आंदोलन ने कपास उत्पादन को प्रोत्साहित किया? याद रखेंगे, तो स्वतंत्रता पूर्व जब भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी तो किस आंदोलन ने कपास के प्रोत्साहन के लिए क्या किया? सहयोग किया। याद रखेंगे, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, इसमें कहा गया था स्वदेशी मतलब होता है अपने देश से निर्मित साधनों या संसाधनों या वस्तुओं का प्रयोग करना ही इसका लक्ष्य था, स्वदेशी आंदोलन, समझे। तो स्वदेशी आंदोलन जब चालू हुआ तो कपास के उत्पादन को बढ़ावा मिला, क्योंकि कपास से कई प्रकार के वस्त्र बनाए जा रहे थे, समझे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारी जल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? और भारी जल
का प्रश्न कई बार अनेक भर्ती परीक्षा में पूछा जा चुका है, ध्यान रखें। तो भारी जल का जो संबंध है, इस जल का उपयोग नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र में किया जाता है, ध्यान रखें। अगर आप बोला जाए कि भारी जल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो भी क्या बोलेंगे, नाभिकीय शक्ति उत्पादन संयंत्र में। या संबंध की बात करें तो भी वही अर्थ होता, समझे। चलिए, इस प्रकार से आप आंसर देख पा रहे हो। स्ट्रेटेजी की प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यूएन। अभी हमने आपको बता चुके हैं यूएन का प्रश्न भी आएगा, यूनेस्को का प्रश्न भी आएगा। इस प्रकार से समझना है आपको भाई, स्ट्रेटेजी के इसका प्रश्न भी आ सकता है, समझे। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर यूएन सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य हैं, सही बात है। उनका चुनाव महासभा द्वारा कितनी अवधि के लिए किया जाता, याद रखेंगे 2 वर्ष। बहुत शानदार प्रश्न आया है, तो आप समझ लीजिएगा भाई, यूएनओ को भी पढ़ना पड़ेगा, समझे। नहीं पढ़ोगे तो घाटा हो जाएगा। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के संगठन हैं, सबको पढ़ना पड़ेगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष, उनके कार्यकाल कितना होता है, किस प्रकार बनाए जाते हैं, किस प्रकार से कार्य करता, पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझे। यूनेस्को का प्रश्न भी आ गया, यूएन का प्रश्न भी आ गया। फिर ये तो प्रश्न दिखाने का मतलब है कि आप प्रश्नों को समझो। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, बहुत शानदार प्रश्न है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत को सुनिश्चित करता है या उपाधियों के अंत संबंधित है, तो याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 18। अब आप कहेंगे सर पहली बार पूछ रहा है। मेरे भाई, इस प्रश्न को कई तितानों बार पूछ, इसलिए बोल रहे हैं एसएससी के लिए भी काम आ जाएगा, बैंक के लिए भी काम आ जाएगा। भले हम तैयारी किसकी कर रहे हैं, आरआरबी की, है कि रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो रेलवे भर्ती परीक्षा के साथ साथ हम तो एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल देख ही रहे हैं, एक तीर से 3 शिकार। लेकिन आप पता होनी चाहिए, जो जी की जैसे पढ़ाया जा रहा है, ये अनेक भर्ती परीक्षाओं के लिए भी काम साबितगार है। तो हमने आपको इस वीडियो के बाद टॉप 20 प्रश्न दिखाए। टॉप 20 प्रश्न हैं, जो साथ में आप इंगित इशारा करेंगे किस टॉपिक से प्रश्न आ सकते हैं। यूनेस्को आ सकता है, यूएन आ सकता है, खेल आ सकता है, पुरस्कार के प्रश्न आ सकते हैं, समझे। चलिए, इतिहास का प्रश्न आएगा, भूगोल का प्रश्न आएगा। इस प्रकार से हम पढ़ाते रहेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना भूलें और कमेंट भी कीजिएगा, और हमारा हौसला बढ़ाएगा। और उन विद्यार्थियों पर शेयर करें जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, जिसके पास जानकारी नहीं है, उस अभाव से पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसके पास जानकारी आप दिखा दोगे तो क्या हो जाएगा, बच्चा पढ़ लेकर आगे बढ़कर एक पोस्ट पाकर अपने सफलता हासिल कर सकते, समझे। और बड़ी मेहनत लगती है विद्यार्थी वीडियो बनाने, समझाने, पढ़ा लिखाने में। तो आप लोग ध्यान रखते हुए पढ़ते रहिएगा, और सफलता प्राप्त करना आपका मकसद होनी चाहिए। तो मंजिल आपको मिलेगी तभी जब आप सफलता के लिए मेहनत करोगे। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट साथ। आपने हमें देखा, बहुत अच्छा लगा। देखते रहिए, सही जानकारी, सटीक जानकारी देकर पढ़ाएंगे, चिंता ना करें।